So, hello everyone. वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूं कि ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कि सर ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर ऑडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और वीडियो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बता देंगे। मैं चैट बॉक्स थोड़ा सा अपनी साइड घुमा लेता हूं ताकि मैं देख पाऊं। एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूं आप लोगों को कि आज की इस क्लास को हमने बिल्कुल फ्रेश और नए स्टूडियो के अंदर सेट किया है। तो हो सकता है कि आपको कुछ टेक्निकल इश्यू फेस करने पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे बताना, पर हमने पूरी तैयारी की है कि आपको इस तरह की कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। क्लियर है? अब देखिए, आज की इस क्लास का हमारा एजेंडा क्या है और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे, इवन सभी बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे फ्यूचर में आपको ध्यान रखनी है। तो मैं शुरुआत में थोड़ी सी एक जनरल चर्चा करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। देखिए, बेसिकली आज जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो वो तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज आप स्टार्ट करने वाले हैं। वो बच्चे जो शायद मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूं, मेरा नाम विनय कुमावत है और मैं आपको ये सब्जेक्ट डील करने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन डाउट्स कोर्स से रिलेटेड भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करते हुए मैं एकदम टू द पॉइंट आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो अभी क्लास चलने वाली है वो एक क्लास चलेगी। आपकी अभी जो क्लास चलेगी वो एक क्लास चलने वाली है। सर, ये क्लास किसकी रहने वाली है? ये क्लास रहेगी आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यदि हम लोग बात करें तो सर ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? सर इसका ड्यूरेशन रहेगा 6:30 PM टू 8 PM। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्लॉट हमने चूज किया ना, वन ऑफ द बेस्ट स्लॉट है। बेस्ट स्लॉट क्यों? क्योंकि इस स्लॉट के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कॉलेज वगैरह में रहता होगा। आपको अपने सारे काम धाम छोड़ के इस स्लॉट पर क्लास करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर ये जो स्लॉट है इसमें हमारी लाइव क्लास चलेगी, तो रिकॉर्डेड क्लास कब मिलने वाली है? तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइव क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैंने टीम को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको तुरंत रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाए। लेकिन बेटा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हाँ, मैंने आपको कहा ना कि अभी हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे। बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से? कि सर लैपटॉप में कैसे चलेगा, रिकॉर्डिंग कब आएगी, पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आज डे 1 है, इसलिए हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट, सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पर भी बात करेंगे, कोर्स के इंट्रोडक्शन पर भी बात करेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, है ना। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये चीज भी बताई है कि हमने इस क्लास को एक नए स्टूडियो के अंदर शेड्यूल किया है। तो इनकेस अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आपको फेस करना पड़े तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे बताना। पर वैसा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी टेस्टिंग पहले से कर ली है। हाँ, ठीक है। अभी आप एक दूसरे को किसी भी तरह का कोई जवाब ना दो, वरना क्या होगा, आप आपस में जुड़ने लग जाओगे। मैं सबको प्रोवाइड करूंगा कि भाई कैसे कैसे आप लैपटॉप में कर सकते हैं, कैसे पीडीएफ मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर लाइव क्लास का टाइमिंग आपके पास में 6:30 टू 8 PM रहने वाला है। उसके बाद में तुरंत आपके पास में रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी। लेकिन बेटा, मैंने बहुत सारे एग्जाम के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराई है। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चों के लिए शायद मैं आज बिल्कुल नया हूं, वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये लाइव क्लास। सबसे बड़ी गलती करते हैं लाइव क्लास। हमें ऐसा लगता है कि सर यदि हमारे पास में रिकॉर्डेड का ऑप्शन है तो वाई लाइव क्लास, हम क्यों आपको 1.5 घंटा दें, हम बाद में आराम से देखेंगे। और यहीं पर आप ये मान के चलो कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे हो गए, यहीं पर आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। इसलिए ये गलती कभी मत करना। आपको क्लास को लाइव ही करना है। उसके बाद अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप रिकॉर्डेड की मदद लीजिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप रिकॉर्डेड की मदद लीजिए, लेकिन आपको लाइव क्लास करनी है सर। उसके बाद में आप लोगों को इंस्टेंट अपडेट देने के लिए, इंस्टेंट अपडेट देने के लिए कभी कभार क्या होता है कि चीजों में या प्लानिंग में एकदम से सडन चेंजेस हो जाते हैं। और जब वो चेंजेस होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आता है या चैट आता है ना, बच्चा उससे थोड़ा सा अवेयर नहीं रहता। बच्चा हमेशा व्हाट्सएप के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो बैच है, इस बैच के लिए एक व्हाट्सएप सेपरेट ग्रुप, बैच ग्रुप,
बैच के लिए स्पेशल ग्रुप बना रहे हैं। बाकी आपको पता है बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन बैच का ग्रुप रहेगा जो इस बैच का स्टूडेंट रहेगा उसके लिए। उस ग्रुप के लिए आपको, ये मेरा ही नाम है ना, कहीं तुम सोचो सर अब ये विनय कुमावत कौन है, तो ये मेरा ही नाम है। आपको मेरे नंबर पर, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के नंबर है, लेकिन फिर से 7742020422 इस नंबर पर आपको लिख के भेजना है। जिस पैटर्न में मैं बोल रहा हूं उसी पैटर्न में लिखेंगे नेम, कोर्स। ये दो चीजें आप जब लिख के भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का जैसे लिंक शेयर करूंगा आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद में बैच से रिलेटेड डिटेल आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलने लग जाएगी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बात आती है कि सर अभी हम एप्लीकेशन में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट उसमें चले गए होंगे लैपटॉप में। सर हमें जाना है लैपटॉप पर, तो उसके लिए मैं आपको उसका जो लिंक रहने वाला है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर से जैसे एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं ना, उसमें लॉगिन करके आप क्लास को देख सकते हो। सो मेरे ख्याल से ये जो पहली मैंने इंफॉर्मेशन दी है सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्लास चलेगी, कुछ दिनों के बाद में दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत में हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा गेन करें, और उसके बाद में आप सुपरफास्ट स्पीड में चीजों को डील भी करना है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक का पॉइंट हमको बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का। क्लियर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में कम से कम लिखे CLR लिख दो कि यस सर क्लियर, बस इतना ही चाहिए, है ना। ज्यादा चैट बॉक्स में टाइप करने में लग जाओगे तो समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर, अब आप आ जाइए डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करूं यहां पर, अब हम सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेसिकली बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, पता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, हमारे सिलेबस में दिया गया है मैट्रिसेस, यानी कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। उस कैलकुलस के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, और एक होता है वेक्टर कैलकुलस। इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी गई है। और मैं आपको बताता हूं इसी सिलेबस के अंदर हमें सॉलिड ज्योमेट्री भी दी गई है, और इसी सिलेबस में हमें फोरियर सीरीज भी दी गई है। ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है। लेकिन क्या सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतना ही होता है? नहीं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप देखिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स आपको नहीं दिया गया है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का सेगमेंट आपको नहीं दिया गया है, ये सेगमेंट आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया। लेकिन कंप्लीट अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, अगर आप BCEC के लिए डेडिकेटेड है तो वहां पर इन टॉपिक्स को नहीं दिया गया। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सबसे सिंपल और इजीएस्ट चैप्टर मैट्रिसेस, यानी कि लीनियर अलजेब्रा। मतलब यदि हम बात करें कि सर आज क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। सर लीनियर अलजेब्रा तो वहां पर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अरे बताएंगे यार, ऐसा इतनी जल्दी मतलब होता है ना कि पेशेंस लूज नहीं करना है, आराम से सुनना है। सर लीनियर अलजेब्रा, वहां चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम क्या? मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको BCEC या फिर अदर स्टेट की एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को तो मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा ही, यहां शेयर नहीं करूंगा। यहां तो हम कंटेंट पढ़ेंगे, सिलेबस जो होगा ना उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा सर, लीनियर अलजेब्रा जो है ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी चैप्टर अगर मैं कहूं तो यहां पर। अब यहां पर हम इसको बिल्कुल जीरो से यानी कि बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो शुरू के दिन आपको ऐसा लगेगा अरे सर बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हो आप, तो बहुत ही करीब करीब एकदम बेसिक पॉइंट, है ना। बेसिक से फिर आप धीरे धीरे मॉडरेट चीजों की साइड बढ़ने लग जाओगे, और जैसे ही मॉडरेट की साइड बढ़ोगे फिर उसके बाद में आएगी आपके पास में टफ और डिफिकल्ट चीजें। क्वेश्चन कहां से बनता है? देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो लीट एग्जाम में हमने ऑब्जर्व किया ना, इस रेंज से आता है मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन जब तक ये सेगमेंट नहीं पता होगा ना, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम शुरुआत यहां से करेंगे और धीरे धीरे अपने टफनेस लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे साक्षी कुमारी जी कह रही है कि सर
सिलेबस शेयर कर देना। मैं हर एक लेटरल एंट्री के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि सर वो डीटीयू लीड का एग्जाम भी देना है, क्या करूं उसके लिए? सर वो मुझे ओजेडब्ल्यू लीड का एग्जाम देना है, क्या करना है उसके लिए? तो मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, इन सब चीजों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना बना के कोर्स में भी ऐड कर दूंगा और यूट्यूब चैनल जो अपना उसके अंदर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप उसको सब कुछ देख सकते हो और उसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, जिससे वो सिलेबस भी आपके पास में रहेगा। तो मेरे ख्याल से सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए यस सर, कमेंट करके बताएंगे कि यस सर समझ में आ गया। मूव करते हैं आगे, है ना? सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं बेसिक से चालू करता हूं ना, तो बच्चा ऐसे बोलता है अरे सर ये तो मुझे आता है, आगे बताओ आगे। मैंने कहा भाई जब तक बेसिक नहीं बनेगा ना, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बेसिक को बहुत केयरफुली समझिए। आपका प्रेजेंस आपका कमेंट बताएगा, इसलिए जब भी मौका मिले, सर ने पूछा यस और नो, तो आप उसमें जरूर लिखिए, भले यस के बजाय आप वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस के बजाय आप वाई लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यस आपको जरूर लिखना है, वहां पे कमेंट जरूर करना है जब भी पूछा जाए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की। बेटा फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक पॉइंट आपके सामने निकल के आ रहा है वो क्या है? वो है सर मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए मैं पहले इसका स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिंपल सी कहानी है सर। आप बहुत अच्छा, नोट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे, है ना? क्या करेंगे आप? जल्दबाजी करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मेरे साथ साथ नोट्स बना ले, बना नहीं पाओगे। मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बना पाओगे, आपको सिर्फ रफ कॉपी रखनी है। मैं जब आपको कहूं कि यार अब आप ये कैलकुलेट करके बताओ, तो उसको कैलकुलेट करो। क्लास खत्म होने के जल्दी से जल्दी मैं पूरी कोशिश करूंगा टीम को बोलकर कि वो पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दे, उस पीडीएफ से नोट्स बनाओ। बेस्ट नोट्स बनेंगे, एक बार में जबरदस्त नोट्स बन जाएंगे। साथ के साथ नहीं करना, साथ के साथ सिर्फ क्वेश्चन ट्राई करना है, एग्जाम्पल ट्राई करना है, जो सर ने काम दिया वो करना है। रफ कॉपी के साथ बैठो, फेयर कॉपी के साथ नोट्स नहीं बनेंगे पहले। क्लियर है? चलिए, तो हमने कहा सर मैट्रिक्स क्या है। देखिए मैट्रिक्स सिंपली आपके पास में इट इज एन m क्रॉस n एलिमेंट्स अरेंजमेंट इनटू अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे। एरे जनरली आप देखेंगे सीएसआईटी वाले लोग इस टर्म को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सर नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो बोर्ड पर देखो। देखिए ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर यहां पर लिखा गया 3 2 7 0 4 9 1 3 5, और यहां पर लिखा गया है 3 × 3। बहुत बेसिक से समझना बेटा एक एक चीज को, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको कल एग्जाम देके नहीं आना है, लेकिन अगर फंडामेंटल फाउंडेशन बेस्ट रहा ना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो रैंक आपने पिछले बैच से निकाली थी ना, इस बार उससे भी बेहतरीन रैंक निकलने वाली है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन बेस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर ये आपके पास में रेक्टेंगुलर तो नहीं है, ये तो 3 × 3 स्क्वायर जैसा लग रहा है। मैंने कहा आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। मैंने कहा कि सर यदि मान लीजिए आपके पास में, यदि मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है कि ये 3 नंबर जो है, इन 3 नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सर ये एक साथ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है रो। इसे क्या बोला गया है? रो। मतलब जब नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज कर दिया जाता है ना, उसको क्या बोला जाएगा? रो। मैंने कहा सर अगर इन्हीं नंबर्स को आप वर्टिकली लाइन में अरेंज कर दोगे तो इसको क्या बोला जाएगा? कॉलम। बिल्कुल, इतनी बात हमें समझ में आ गई। मैंने कहा अगर किसी मैट्रिक्स में मुझे काउंट करना है कितने कॉलम है, तो आप कहेंगे 1 2 और 3। परफेक्ट सर। मैंने कहा रो काउंट करना हो तो आप कहेंगे 1 2 एंड 3। ये भी परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं उनको रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाएगा। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पर आप जो पहला नंबर लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। किसको बताएगा बेटा? ये नंबर ऑफ रोज को। ये जो दूसरा नंबर यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है बेटा, ये किसको बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को।
किसको बताएगा बेटा? ये नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो हमने कहा कि इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई। सर इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब ये तो आपने एक 3x3 ले लिया ना, क्या ये 4x4 हो सकता है? क्या ये 3x4 हो सकता है? क्या ये 2x5 हो सकता है? डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड आया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने लिखा इसको कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर इसको लिख दिया सर कुछ इस तरीके से m×n, और इस मैट्रिक्स को हमने कहा मैट्रिक्स ए। अब एक बच्चा आके आपसे पूछेगा कि सर जी ये m कौन है? मैंने कहा आपको अभी भी बताया गया कि जो पहला एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो किसको बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को बताएगा। और मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये क्लियर क्लियर किसको बताएगा? सर ये बताएगा नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज को। देखिए मैं एक एक चीज को बहुत क्लियर स्क्रीन पर लिखता हूं, बहुत साफ सुथरा लिखता हूं, ताकि बच्चा पीडीएफ को देख के ना बहुत अच्छे से लिख सके। इसलिए आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुनो कि हाँ सर हमें एक एक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि सर ये नंबर जो होता है, दूसरा नंबर, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स को। परफेक्ट सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहां पर पहचान लेंगे। मैंने कहा अगर मान लीजिए आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है 3x5, आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया 3x5, और मैंने पूछा कि बताओ नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, और ये मैट्रिक्स है ए, और यहां पर लिखा हुआ आ गया 3x5। तो मैंने कहा कि यार ये जो है ये 3 है, अगर उसने पूछा नंबर ऑफ रोज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 3 है, नंबर ऑफ रोज। हमने कहा परफेक्ट। सर नंबर ऑफ कॉलम, मैंने कहा 5 है, नंबर ऑफ कॉलम। आप कहेंगे सर यार वो नंबर नहीं लिखे आपने, मैंने कहा नंबर में भी कहानी है। जो एलिमेंट लिखा जाता है, जो एलिमेंट आप लिखते हो, वो एलिमेंट कैसे दिया जाता है? सर वो एलिमेंट दिया जाता है ए आई जैसे। अब सर ये कौन सी नई बात है? एलिमेंट कैसे दिया गया सर? ए आई जे से। मैंने कहा एलिमेंट जो होता है ना, उसकी भी अपनी एक लोकेशन होती है जिसको आपको पहचानना पड़ता है। नहीं समझे सर? मैंने कहा किसी भी एलिमेंट को अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो ये जो पहला नंबर होता है ना, ये बताता है कि आप आइथ रो में हो, आइथ रो। ये जो दूसरा नंबर है ये बताता है आप जेथ कॉलम में हो। अरे सर ये तो मुश्किल होता जा रहा है पहले ही दिन। अरे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से। कैसे सर? मैंने कहा कि सर मान लीजिए कि अगर आप यहां पर लिख रहे हो पहला एलिमेंट, मैंने कहा यार इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा, आप तो इसको छोड़ो, पहले इधर आओ। मैंने कहा कि सर ये एलिमेंट देखो आप ध्यान से, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, बिल्कुल है सर। ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है, बिल्कुल है सर। तो इस एलिमेंट की जो लोकेशन है, इस एलिमेंट को बोला जाएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमने कहा परफेक्ट। सर ये क्या ये फर्स्ट रो में है? बिल्कुल सर ये फर्स्ट रो में है। क्या ये फर्स्ट कॉलम में है? नहीं सर, ये सेकंड कॉलम में। अगर ये सेकंड कॉलम में है तो इसको हम A12 कहेंगे। सर 1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। सर कुछ कुछ समझ में आने लगा, कुछ कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा ये जो पहला एलिमेंट है इसको कैसे लिखोगे आप? सर पहले एलिमेंट को लिखूंगा A11। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको लिखा जाएगा। तो मैंने कहा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मैंने कहा सर जो दूसरा एलिमेंट आएगा, तो आपने कहा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने कहा जो तीसरा एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। मैंने कहा ऐसे चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, और जो लास्ट एलिमेंट आएगा यहां पर, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। मैंने कहा ना कि कमेंट ही ये बात बताएगा कि आप वाकई में समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। कमेंट ही इस चीज को बताएगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो मैंने आपसे कहा कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको कैसे लिखूं मैं? ये A11 हो गया, ये A12 हो गया, ये A13 हो गया, 14 15 कब तक चलेगा सर? nth आरती कुमारी जी बोल रही है nth, साक्षी कुमारी भी यही बात बता रही, सभी बच्चे बहुत बढ़िया। सर ये फर्स्ट रो है तो रो तो 1 ही रहेगा, लेकिन देखिए कॉलम कितना है? पहला दूसरा तीसरा, टोटल n है, तो ये लास्ट वाला क्या होगा? nth कॉलम। परफेक्ट, मजा आ गया।
डे वन पे एकदम आप चीजों को कैच करने लगे, बहुत बढ़िया। सर दूसरी रो के बारे में बताओ आप। तो मैंने कहा ये एलिमेंट कौन सा होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ये एलिमेंट कौन सा होगा। सर ये दूसरा रो है तो यहां पर आएगा 2, कॉलम तो पहला ही है ना 2 1, ये सर 2 2, ये वाला सर 2 3, फिर हम बढ़े आगे, फिर हमने कहा सर ये क्या बन जाएगा 2n, बेस्ट। मजा आ गया सर। सर ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 कब तक जाएगा। मैंने कहा टोटल m रो है, तो जो सबसे लास्ट रो होगी, जो सबसे लास्ट रो होगी उसको बोला जाता है mth रो। तो हमने कहा सर ऐसे ऐसे नीचे चलो और लास्ट में आएगा a। मैंने कहा कौन सा रो है भाई, सर आपने कहा कि सर ये है mth रो, m कौन सा कॉलम है, सर ये तो फर्स्ट कॉलम है ना, तो am1। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा am2, इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा am3, और इसी तरीके से जो लास्ट होगा वो क्या बन जाएगा amn। बेस्ट सर, कंप्लीट मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये एक मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म को बताता है। किसको बताता है बेटा, एक मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म को बताता है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे। यदि आपको ये बात क्लियर हो चुकी है तो आप चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये 3 अल्फाबेट लिखेंगे CLR। यदि सभी बच्चों को यह बात क्लियर हो गई है तो आप चैट बॉक्स के अंदर सिर्फ ये 3 बात लिखेंगे, CLR सर क्लियर हो चुका है, CLR सिर्फ। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस बात को समझ गए, मैं समझ गया कि आप इस बात को समझ गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। आप जब आपको ऐसा लगे कि सर थोड़ा सा जल्दी बताओ ना, तो आप समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो। डे वन पर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मुझे आता है, लेकिन जैसे जैसे डे 4 डे 5 पर आप जाओगे ना, फिर आप चीजें रिलेट करेंगे, हाँ सर वो उस दिन आपने जो बताई थी ना, आज वो चीज काम आ रही। सर मान लीजिए इफ, आप क्या लिख रहे हैं यहां पर, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने कहा कि सर यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बराबर हो जाएंगे, यानी कि जितनी आपके पास में रोज है और उतने ही आपके पास में क्या हो जाएंगे, कॉलम। जितने आपके पास रोज है उतने ही क्या हो जाएंगे, कॉलम। हमने कहा सर कैसा दिखाई देगा ये मैट्रिक्स। मैंने कहा देखो ये मैट्रिक्स दिखाई देगा आपको कुछ ऐसा, स्क्वायर जैसा। यहां पर लिखा होगा n क्रॉस n। सर m क्रॉस n होता है ना, नहीं, मैंने कहा दोनों नंबर बराबर आएंगे। दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, सर इसका सीधा सा मतलब यही है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, देन मैट्रिक्स विल बी नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं ना, मजा आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। मैंने कहा बिल्कुल लिख के देखो। सर ये बन जाएगा A11, ये बन जाएगा A12, और इसी तरीके से आखिरी वाला नंबर बनेगा A1n। बिल्कुल सर, ये बन जाएगा सर A21, ये बन जाएगा A22, और आखिरी वाला बन जाएगा A2n। ये बन जाएगा लास्ट वाला, इधर देखो, ये बन जाएगा an1, an2, और लास्ट वाला नंबर क्या बन जाएगा बेटा, ann। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के आपने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या इसके अंदर रहने वाली है। सर इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दो। बिल्कुल, इसका बढ़िया सा एक धुआंधार एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जहां से कुछ और बात बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, मैंने कहा सर एक एग्जांपल लिख लो। एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है 3x3, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मैंने कहा सर ये 3x3 वाला मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। यहां पर आ गया 5, यहां पर लिख दिया 7 1 3 2 4 1 5 8। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया। सर यहाँ 3x3 लिखा है, इसका मतलब ये बन जाएगा 3x3। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बराबर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, देखिए ना, 1 2 और 3, 3 रो है सर, 1 2 और 3, 3 कॉलम है। सर ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं, अब जो आप बात बताना चाह रहे हैं,
ये क्यों बनवाया आपने? मैंने कहा देखिए यहां पर ये क्या है सर? ये है एक डायगोनल। ये क्या है बेटा? एक डायगोनल है। मैंने कहा ठीक है सर। एक और डायगोनल मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, कौन सा सर? ये भी क्या है? ये भी डायगोनल है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी मैं सिंपल डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा मतलब इस डायगोनल से होगा। मेरा मतलब क्या होगा? इस डायगोनल से। हालांकि इसको बोला क्या जाता है सर? इसको बोला जाता है, हालांकि इसको बोला क्या जाता है, इसको हम अच्छा नाम देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम मेजर डायगोनल भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेजर डायगोनल भी बोलते हैं। मतलब अगर इन दोनों में से कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो आप समझ जाना इस डायगोनल की बात हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ नहीं बोलते। आप चाहो तो इसको मेजर डायगोनल बोल रहा है तो इसको माइनर डायगोनल बोल सकते हो, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोल सकते हो। लेकिन जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे ना, आप अंडरस्टूड ये मानना कि सर इसी की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा ना तो स्पेशली आपको बताऊंगा कि मैं इसकी चर्चा हो रही है। क्लियर है? तो हम अभी किस पर बात करेंगे बेटा? इस पर बात करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यदि मैं यहां पर आपको बताऊं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। शायद आपने सुना भी होगा। एक टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जब भी ये टर्म आपको कहीं पर दिखाई दे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसके जितने भी प्रिंसिपल टर्म्स है, आपकी जो मैट्रिक्स है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके जो भी एलिमेंट्स है, यानी कि 5 + 2 + 8। अगर कोई आपको बोलता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो इसका मतलब होता है जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उनको ऐड कर दो, वही क्या बन जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कहा सर थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से समझाओ ना, यहाँ कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा कंफ्यूजन को दूर करते हैं, अभी करते हैं कंफ्यूजन को दूर। कैसे? कैसे? देखो सर, ये जो एलिमेंट है इसकी लोकेशन बताओ एक बार सभी बच्चे। इस एलिमेंट की लोकेशन बताओ। इस एलिमेंट की लोकेशन बताओ सभी बच्चे। क्या इसको मैं A11 बोल सकता हूं? मैंने कहा सर बिल्कुल। मैंने कहा इसकी लोकेशन बताओ। सर इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं A12। मैंने कहा इसकी लोकेशन बताओ सर। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं A13। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया? अल्टीमेटली सर हमें यहां से बहुत बढ़िया बात निकल कर आ रही है। सर क्या बात निकल कर आ रही है? देखो जरा यहां पर, यदि कोई बोलता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं उसे कहूंगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो होता है A11 + A22 + A33 + A44 + ANN। कहां तक जाना है सर? जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये 3 × 3 का था, तो आपने A11 A1, अरे बेटा ये 11 22 33 है ना? हाँ 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 बिल्कुल, 11 22 33 बिल्कुल। तो हमने क्या कहा कि सर जहां तक आपका ऑर्डर है वहां तक आप इसको लेकर जाए, उससे आगे लेकर ना जाए। तो आपने कहा सर इसको शॉर्टकट में लिखो ना यार थोड़ा सा। हमने कहा बिल्कुल शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या लिखें शॉर्टकट में? सम ऑफ, सम ऑफ, ये जो आपने अभी अभी यहां पर लिखा है प्रिंसिपल डायगोनल, मेजर डायगोनल, इसको एक और वर्ड लिख के देता हूं, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चा सोचता है सर वो डायगोनल तो सुना था, ये लीडिंग डायगोनल कहां से आ गया, है ना? डायगोनल तो सुना था, ये लीडिंग डायगोनल कहां से आ गया? तो आप कहेंगे सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर कभी भी आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको पता होना चाहिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
आगे जब आप जाएंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में, तो वहां पर कुछ एक प्रॉपर्टीज आएगी, कुछ एक ट्रिक्स आएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, फाइंड कैसे किया जाता है। बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होती है। हम कैसे फाइंड करेंगे वो बाद में सीखेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से CLR लिखकर भेज दीजिए कि हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में। साक्षी रिपीट। देखो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हमने कहा किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रेस आपको फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स के जो भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। हमने कहा कैसे ऐड कर दो सर, यार ये बात तो समझ ही नहीं आई हमको। वैसे तो समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात को देखिए कि कैसे सर बता रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए। क्या कहा कि एक मैट्रिक्स आपके पास में है ए और ये मैट्रिक्स जो दिया गया है कुछ ऐसा दिया गया आपको 5 0 3 1 2 -6 2 8 0 8 9 3 4 3 1 5। सर इसका ऑर्डर 4x4। एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सभी बच्चे बताएंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सभी स्टूडेंट्स बताएं। सभी स्टूडेंट्स बताएं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कितना है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कितना है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है कि सर जो लीडिंग डायगोनल आपको दिया गया है उसके एलिमेंट्स को रेहान बेटा वो एलिमेंट्स है। ट्रेस जब भी पूछेगा तो ऑटोमेटिकली सम वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना। तो आप लिखेंगे 5 प्लस -6 प्लस 9 प्लस 5। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है सर, ये आ रहा -1, यहां से आ रहा -1, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास +8 + 5 विच इज 30। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे समझ गए। तो सर अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे सामने एक मैट्रिक्स थी और यदि उस मैट्रिक्स की हम बात करें तो वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर ये कब बताया आपने, अरे मैंने कहा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो था उसी को आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा था। सर उसका ऑर्डर, मैंने कहा उसी का ऑर्डर था m×n। तो यदि इस मैट्रिक्स में आप कुछ चेंजेस करें, सर क्या चेंजेस करूंगा, मैंने कहा इफ m बराबर n। सर ये क्या लिख दिया, अरे बेटा आप शॉर्टकट में लिखेंगे m बराबर n मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम। यदि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने कहा सर इतनी बात भी समझ में आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए n×n, यानी जितनी रोज है उतने ही आपके पास में क्या बन जाएगा, कॉलम। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि सर यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ध्यान से देखना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, मैं चलता हूं अगली स्लाइड पर। मैंने कहा सर अगर मैं एक 3×3 का है ना, 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए 3×3, मैंने कहा इसको आप ध्यान से देखो। सर ये ध्यान से देखने का क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये है पहला एलिमेंट 1 1, दूसरा एलिमेंट है 1 2, तीसरा एलिमेंट है 1 3, नेक्स्ट जो एलिमेंट है यह आएगा 2 1, नेक्स्ट जो एलिमेंट है यह आएगा 2 2, नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा यह आएगा 2 3। यहां पर आप देखेंगे ये है 3 3 सॉरी 3 1, ये बन जाएगा बेटा आपके पास 3 2, ये बन जाएगा 3 3। इसका ऑर्डर भी आ गया 3×3।
सर अब इसको ध्यान से देखा, आपने कहा ध्यान से देखो, तो हम ध्यान से देख रहे पर कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कहा कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए एम क्रॉस एन से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? ए एम क्रॉस एन से। हमने कहा ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब आप बहुत केयरफुली इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं। ए आई जे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई जे से। मैंने कहा सर अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूं आपको, तो ये जो आई है, ये आपको बताएगा आइथ रो। हमने कहा ठीक है सर, समझ गए, बार बार क्यों बता रहे हो ये बातें। मैंने कहा अभी डे 1 है, दिमाग में जाने में समय लगता है कभी कभार। इसे बोलते हैं जेथ कॉलम। मैंने इस पूरी कहानी के 3 हिस्से किए। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखना है। इसके मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 3 पार्ट कर रहा हूं। हमने कहा कैसे सर? देखो ये है आपका पहला पार्ट, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये है बेटा आपको दूसरा पार्ट। आई होप ये भी सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना? और ये है आपका तीसरा पार्ट। इसको मैं क्या करता हूं, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये हो गया सर हमारा तीसरा पार्ट। हमने कहा ठीक है सर। ये जो आपके पास में अलग अलग पार्ट है, उन सभी पार्ट्स की अलग अलग कहानी भी है। कैसे सर? आप सबसे पहले इसको देखिए, इसको आप बोलेंगे 1 नंबर पार्ट। मैंने कहा यार इस 1 नंबर पार्ट में क्या मजेदार बात है वो बताओ आप। तो आप देखो इस 1 नंबर पार्ट में ए और इसकी जो लोकेशन है वो 1 2 1 3 2 3। मतलब इसमें जो भी आई जे लिखा गया है, इसमें जो भी आई जे लिखा गया है, उसकी बड़ी अच्छी बात यहां पर बताई गई है। क्या बताई गई है सर? इसमें आई आई ध्यान ध्यान देखना, ध्यान से देखना, आई जो है वो हमेशा जे से कम है। आई जो है वो हमेशा जे से कम है। से ये सुनो सभी बच्चे। तो बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है, ऐसे उल्टा ए बना होता है। हमने कहा यार ये क्या आ गया सर, आप कहां चले गए, ये सब क्या पढ़ाने लग गए? ये जो है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मैंने कहा अब ये फॉर ऑल का मतलब क्या है? इसको देखो साधारण भाषा में देखो। जब जब ऐसा होता है, बहुत लोकल लैंग्वेज, हम और आप जब बैठकर एकदम यारी दोस्ती में बातें करेंगे ना, बोलेंगे यार जब जब ऐसा होगा, उन सभी नंबर्स की बात हो रही है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर ऑल आई लेस देन जे। अगर कोई भी मुझे ऐसा बोलेगा कि सर वो सारे एलिमेंट्स बताओ जिनके लिए आई जे से छोटा है, मैं कहूंगा इस हिस्से की बात हो रही है, इस हिस्से की बात हो रही है सर। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, जब जब ऐसा हो रहा होगा उन सारे नंबर्स को लेना है। से यस और नो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस और नो? हमने कहा सर इसको देखो, इसको देखो। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप देखिए मैंने स्कूल के बच्चे को पढ़ाया, मैंने कॉलेज के बच्चे को पढ़ाया, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाया, मैंने आईआईटी जेडब्ल्यू को पढ़ाया, मैंने गेट वाले बच्चे को पढ़ाया, मैंने लेटरल एंट्री वाले को पढ़ाया, मैंने जो मास्टर के लिए जा रहा है, पीजी के लिए जा रहा है, उस बच्चे को पढ़ाया। इसका मतलब ये हर लेवल के बच्चे को बताया। तो मुझे पता है कि बच्चा क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें आइगन वैल्यू फाइंड कर लेगा। एक दिन ये आ गया, बोला सर ये समझ नहीं आ रहा यार क्या लिख दिया। तो मैंने कहा कि वही फंडामेंटल्स जो है जब पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि यार सर क्यों बताते हो ये सब चीजें, लेकिन जब एक बार पढ़ लेते हैं ना, फिर स्ट्रांग एकदम मजबूती के साथ आप उन क्वेश्चंस पर अटैक कर सकते हो, है ना? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं यहां से आगे। हमने कहा सर ऐसा ही कुछ इसके लिए बताओ सर, आप ऐसा ही कुछ इसके लिए बताओ। तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा बता सकता है। इसमें जो ए आई जे है सर, इसमें जो ए आई जे है वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला बेटा फॉर ऑल। फॉर ऑल 2 1 3 1 3 2 कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि क्या हुआ। कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज देखने को मिलनी चाहिए कि क्या हुआ यहां पर। अगर अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि सर यहां पर मुझे लिखना है ए आई जे फॉर ऑल, तो आप लोग मुझे बताओ कि फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब क्या लिखू आगे यहां पर? आई ग्रेटर देन जे। एक्सलेंट।
क्या लिखा जाएगा बेटा यहां पर? आई ग्रेटर देन जे। बेहतरीन। समझ पा रहे हो चीजों को, फ्रेम कर पा रहे हो? डे वन पर आज हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, अगर इन चीजों को आप फ्रेम कर ले रहे हो ना, इसका मतलब दिमाग काम करने लग गया। मैं आपको बता देता हूं एक चीज, आप सभी लोगों ने पता नहीं कितने एग्जाम दिए होंगे, कुछ बच्चों ने जेई के एग्जाम भी दिए होंगे, लेकिन लेटरल एंट्री इज वन ऑफ द डिफरेंट एग्जाम। एंड अगेन मैं आपसे कहूंगा, टफेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट। आपके उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे, आपको सर इतना खराब क्वेश्चन आता है। मैंने कहा हाँ, मैं आपको बताऊंगा रैंक 2 कितने क्वेश्चन करके आया, रैंक 1 कितने करके आया, सारे एनालिसिस करके बताऊंगा। जब सारे एनालिसिस करके बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा सर, इसका मतलब यहां पर हर एक बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। ऐसा मत सोचना सर वो एग्जाम दिया था उसमें तो मेरा हो गया था तो कर ही लेंगे इसको भी। नहीं, बेस्ट करना है आप लोगों को। चलिए, मैंने कहा सर ठीक है, ये दो बात तो समझ में आ गई। ये उल्टा ये क्या होता है, जब जब ऐसा होगा तब तक इन एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। सर आप तो हमें ये तीसरा वाला बताओ यार, ये तीसरी वाली कहानी बताओ। और इस कहानी के बारे में तो सर हम खुद ही बताएंगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। मैंने कहा कि मैं बताता हूं यहां पर आई ए आई जे, फिर मैंने यहां पर एक सिंबल लगा दिया। सर ये सिंबल क्या होगा? फॉर ऑल। अब क्या करें? मैंने कहा तुम बताओ क्या करें। यहां पर क्या लिखे? यहां पर क्या लिखे वो तो तुम्हें बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगा। मैं तुम बताओ यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखना है ये बात तुमको बताना है। आवाज बहुत कम है, सभी बच्चे बताएंगे क्या ऐसा हो रहा है? सभी बच्चे ऐसा बताएंगे क्या ऑडियो कम है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो कम है? बाकी बच्चे बता रहे कि ऑडियो परफेक्ट है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके एंड पर कोई इशू रहा होगा, है ना? हाँ, ऑडियो परफेक्ट है, ठीक है। सर हमें मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने क्या लिखा है यहां पर? आई इक्वल्स टू जे। जब जब आई जे के बराबर होगा उस समय आप इस लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं, है ना? आप क्या बात कर रहे हैं बेटा? इस लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक मैट्रिक्स के जो आपने पार्टीशन किए, जो टुकड़े टुकड़े किए ना, वो हमको समझ में आ गए। कोई समस्या ही नहीं है सर इस बात को लेकर हमें। तो मैंने कहा अगर इस बात को लेकर कोई समस्या नहीं है तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें दो टर्म होती है, जिसमें एक को बोला जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक को क्या बोलेंगे बेटा? अपर। और इवन मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक टर्म होता है सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो टर्म है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये कैसे समझाएंगे? क्या सर ट्राइंगल टाइप का होता है क्या? नहीं, एक्चुअल में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपके पास में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक हो गया आपके पास में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा जो मैट्रिक्स होता है बेटा उसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो एक हो गया आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सर बहुत आसान आसान सी मैट्रिक्स है, इनके बारे में आप कुछ हमें बताएं। तो मैंने कहा देखिए जो आप सोच रहे हैं मैं उससे कुछ अलग ही बोलूंगा। एक बच्चा बोलेगा सर ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, नहीं। देखिए एक मैट्रिक्स हमारे सामने है कुछ ऐसा, इस मैट्रिक्स में यहां दिया गया है 5, यहां दिया गया है, चलिए मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा A11, A12, A13, A22, A23 और यहां पर आएगा A33। यहां पर है 0, यहां पर है 0, यहां पर है 0। क्लियर? सर एक और मैट्रिक्स यहां पर बनाइए, हमने कहा ये लीजिए। सर फिर से इसमें आप लीडिंग डायगोनल बना दो, A11,
A 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3, ये आ गया 0 0 और 0। क्लियर है? मैंने कहा दोनों मैट्रिक्स में यदि आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहो तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, करना क्या चाहो करेंगे। मैंने कहा ये है डायगोनल। सर डायगोनल मतलब, अरे भाई लीडिंग डायगोनल, कॉमन सेंस बताया था ना अभी, डायगोनल मतलब लीडिंग डायगोनल। ये कौन है सर? ये भी डायगोनल है। तो ये जो दोनों डायगोनल आप देख पा रहे हैं, एक में डायगोनल से नीचे, आप क्या कहेंगे सर इसमें क्या आ रहा है? डायगोनल से, डायगोनल से नीचे। सर इसमें क्या आ रहा है? डायगोनल से ऊपर। हमने कहा सर इस बात को लिख लेते हैं, यदि डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो है, यदि डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं देख रहा हूं विनीत कुमार ने कुछ लिखा है, पढ़ लें एक बार। तो विनीत कुमार बोल रहे हैं कि जब लीडिंग डायगोनल से नीचे एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो होता है तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि सर इस बात को आप लिख दीजिए ताकि बाद में हम भूल ना जाए। तो मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने बोला, ध्यान से देखना, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई तो लीडिंग डायगोनल मिलेगा कैसे? छोटी बातें पर बहुत काम की बातें। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ all the elements below the leading diagonal are 0, then the matrix is known as upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेस्ट सर। स्टेटमेंट में हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, एकदम सही बात आपने बोली है। इसके लिए भी लिख दो सर ऐसे ही। मैंने कहा इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स if all the elements above from leading diagonal are 0, then matrix is known as lower triangular मैट्रिक्स। एक बच्चा मन ही मन सोच रहा है, सर आ गया, समझ में आ गया यार, क्यों जबरदस्ती मजदूरी कर रहे हो सर, हम इस बात को समझ गए। एक बच्चा बोल रहा होगा और सोच भी रहा होगा मन में कि हाँ सर समझ गए समझ गए। सोच रहे हो ना? तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझ गए तो क्यों ना एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे सर इतना क्लियर, CLR लिख दो भाई अगर इतना क्लियर हो गया हो तो। इतना यदि क्लियर हो गया तो बेटा CLR लिख दो। हाँ शिवम, बहुत बढ़िया शिवम। ये जो है दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि बेटा अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो लीडिंग डायगोनल कैसे निकालोगे? क्लियर? अब आप लोग चाहते हैं कि सर आप हमें एक एग्जांपल दो, आप हमें क्या दो? एक एग्जांपल दो, और हम उसका जवाब देंगे। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है,
मैंने क्या कहा? बहुत सिंपल है, सुनो फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बोल रहा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ना, वो बताओ। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पर सही हो सकते हैं, है ना। आपको तो सिर्फ ये बताना कौन कौन सा सही लग रहा है। नंबर वन, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे। बी ऑप्शन, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। सी ऑप्शन, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन, ये लेस देन है ना। डी ऑप्शन, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। ई ऑप्शन, ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई। अभी जवाब मत देना, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में करेक्शन करूंगा, मतलब चेंज करूंगा। एफ ऑप्शन सुनना, ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई, ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जी। ये शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है, मतलब आप शब्दों को थोड़ा सा बदलो। विच इज आर मस्ट कंडीशन, अब मजा आएगा, मस्ट कंडीशन फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब बताएं आप, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कोई एक ऑप्शन सही है, मैंने कहा एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। सभी बच्चे, जवाब सबका आना चाहिए, किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चैट पढ़ रहा हूं आप लोगों की। सभी बच्चे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सभी ने एक एक ऑप्शन ही दिया, सी डी जी। काजल ने बताया 3 ऑप्शन, सी एंड एफ, सी ऑप्शन, डी एंड जी, सी एंड एफ, ओके, सी एफ जी, ओके 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 ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है, देखिए, मैंने कहा सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पास चलते हैं। अपर ट्रायंगुलर ने कहा इससे नीचे 0 होना चाहिए, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये किसी ने बताया आपको? इसने कहा कि इसके नीचे 0 होना चाहिए सर, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, इसके नीचे 0 होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए नहीं।
ऐसा तो उसने कहा ही नहीं। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो आपके पास में लीडिंग डायगोनल है ना, उससे नीचे सब जीरो होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी हो सर ये नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सर ये नॉन जीरो होना चाहिए, अरे भैया ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ देखो, साफ साफ देखो, लीडिंग डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए वो कोई बोल ही नहीं रहा। सर ऊपर जीरो होना चाहिए, इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ऊपर जीरो होना चाहिए, मैंने कहा नहीं। अच्छा सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ आप खुद ही समझ रहे हो, सिर्फ आप खुद ही समझ रहे हो। हमने नहीं कहा, हमने क्या बोला, लीडिंग डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए। तो सर जब यहां आप देखोगे, जब आप यहां आप देखोगे तो लीडिंग डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए, ऐसे कंडीशन ही बताओ ना, फिर ऊपर वाली बात आप क्यों बोल रहे हो। हमने कहा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है सब, फॉर ऑल आई कॉमा जे का मतलब है सभी जीरो होना चाहिए। हमने कहा सभी कैसे जीरो होना चाहिए, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आई लेस देन जे, इसका मतलब क्या होता है। हमने कहा आई जे से कब छोटा होगा, सर आपने पढ़ाई थी हमें ये बात, इधर देखो, आई जे से छोटा, ऊपर, ऊपर है नीचे तो बड़ा है, तो हमने कहा ना, ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऐसा तो हमने नहीं कहा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सब जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। सर आप ये 3x3 क्यों ले रहे हो, अरे मतलब कितना भी ले लो यार, 4x4 ले लो, n x n ले लो। तो मैंने कहा ये तो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा इसका मतलब है कि ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जीरो जीरो जीरो, और ये बाकी सब, इसके लिए कुछ बोला ही नहीं इसने, इसके लिए इसने कुछ नहीं बोला है। तो आप अपना दिमाग ना लगाए, आप अपना दिमाग लगाए, खुद से कुछ भी ना लिख ले। 3 1 3 2, इसने बोला ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बोला है। तो हमने कहा ये गलत है। इसने क्या बोला इस बार, इसने बोला नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मतलब सर A11 ऐसा कैसा रहेगा, 1 2 भी ऐसा रहेगा, 1 3 भी ऐसा रहेगा, ये जीरो, ये 2 2, ये 2 3, 0 0, और ये 3 3। हमने कहा अरे सर यही तो चाहिए, यही यही तो चाहिए। तो हमने कहा कि सर ये मस्ट कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखना, ऐसा होना ही होना चाहिए, ये सही जवाब। फिर इसने कहा कि सर जब आई बराबर जे हो उस टाइम पर जीरो हो जाए, तो मैंने कहा ये तो बोल रहा है कि ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, बाकी कोई भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा भी नहीं कहा उसने, ये बोल रहा है कि सर आई ग्रेटर देन जे। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आई ग्रेटर देन जे, ग्रेटर देन जे का मतलब ये नीचे होता है, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मैंने कहा वो तो जीरो होना चाहिए ना। अब मैंने कहा ये जीरो होना चाहिए, तो बच्चा क्या बोलता है, अच्छा सर ये नॉन जीरो होना चाहिए। फिर मैंने कहा ये किसने कहा, किसने कहा आपको कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। वो बोल रहा है सर ये सही है। मैंने कहा क्यों, बोला कि सर आई लेस देन जे, ये वाले नंबर्स और इन नंबर्स को तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। हमने कहा ना सर, डायगोनल, डायगोनल तो नॉन जीरो होना चाहिए ना, आप ही तो बोल रहे हो जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स है यहां पर, 5 3 2 1 8 4 0 0 0। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने कहा नहीं सर। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने कहा जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने यहां पर इस डायगोनल को सेलेक्ट किया और कहा इसके नीचे सब जीरो है, अगर नीचे सब कुछ जीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हमने कहा सर 5 3 0 0 1 8 0 0 4। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने कहा यस ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सर देखो यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये डायगोनल है और डायगोनल से नीचे सब कुछ जीरो। एक बच्चा तुरंत हाथ उठाया, बोला सर
एक डाउट है। मैंने कहा क्या? डायगोनल से ऊपर भी जीरो है। मैंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। डायगोनल से नीचे जीरो है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऊपर वाले एलिमेंट में जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। तो परफेक्ट ऑप्शन विल बी सी। परफेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ये मस्ट कंडीशन नहीं है। मस्ट कंडीशन का मतलब होता है जरूरी, ऐसा होना ही होना चाहिए, ऐसा होना ही होना चाहिए। हमने कहा नहीं सर, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो फुलफिल होनी चाहिए। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें हैं ये। है ना? तो सर थोड़ा सा लोअर और अपर ट्रायंगुलर के बारे में समराइज करके बताओ ना। तो मैंने कहा सुनो भाई ध्यान से, अगर कोई भोला बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा हो तो हमने कहा सर देखो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इधर है आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही तो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कहा सर इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो सर छोटा सा पॉइंट लिख दो, पहले तो एक छोटा सा पॉइंट लिख दो जो आपको बताया गया है। क्या बताया गया है सर? एलिमेंट्स above the leading diagonals, leading diagonal are जीरो। हमने कहा सर ये तो सेंटेंस लिख दिया आपने। अच्छा, एक सुभाष ने एक बात पूछी। सुभाष मेरे को थोड़ा समय दो, फिर मैं आपका डाउट पढ़ूंगा भी। अच्छा, सिंपी भारद्वाज ने भी बोला है। ओके ठीक है ठीक है, मैं भी आपका डाउट लूंगा। मैं यहां पर इस चीज को कंक्लूड कर रहा हूं, फिर मैं ऊपर जाके आपका डाउट वापस पढ़ूंगा, घबराओ मत। ऊपर के एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए बेटा? जीरो होने चाहिए। ठीक है सर। सर इसको कैसे लिखूंगा? मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो आप। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है? ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। सर ये लेस देन जे कब होता है? इसमें देखो आई लेस देन जे है, यानी ऊपर वाले सारे एलिमेंट यदि जीरो है, ऊपर वाले यदि सारे एलिमेंट जीरो है तो भैया वो लोअर ट्राइंगुलर है। सर इसके लिए बताओ ना थोड़ा सा। एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। लीडिंग डायगोनल से नीचे सब जीरो है। लीडिंग डायगोनल से नीचे यदि सब जीरो है तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? इसको सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अच्छा सर मैं क्या चाहता हूं कि इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं। मैंने कहा सर मैं अगर ऐसा लिख दूं तो भाई वो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता उनके लिए मैं लिख देता हूं कि ये तो जीरो होना चाहिए, और और लेस देन के अलावा कौन कौन बचा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। अब सर हमने बढ़िया डिफाइन कर दिया। मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा कि सर ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर हम एग्री करते हैं इस बात से? कितने बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर आपने बहुत बढ़िया लिखा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है सर? कितने बच्चे बोलते हैं? मैंने कहा कि सर ये बढ़िया है, ये जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। कमेंट करके बताएं। भाव्या परफेक्ट। भाव्या ने कहा नहीं सर ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है सर। मैंने भाव्या से पूछा क्यों नहीं है बेस्ट? विनीत बोल रहा है बेस्ट नहीं। भाव्या से मैंने पूछा क्यों नहीं है बेस्ट, तो भाव्या ने कहा सर वो बोल रहा है, वो बोल रहा है
कि जो आपका डायगोनल है उसके ऊपर 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बाकी 0 भी हो सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते हैं। आप क्यों जबरदस्ती लिख रहे हो कि 0 नहीं होना चाहिए? ऐसा किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा है। तो यदि आप लिख रहे हैं तो वो मस्ट कंडीशन नहीं है। सेम इसमें अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं कि ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल्स टू जे, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्टेटमेंट नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि जब आई जे से बड़ा होता है, यानी लीडिंग डायगोनल से नीचे, वो 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। आप इसे बाउंड नहीं कर सकते हो, ये उसकी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस और इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। एक बार सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं इन बच्चों की एक बार डाउट देख लेता हूं। जैसे डायगोनल में यदि कोई एक एलिमेंट 0 होता है, उसके नीचे सभी 0 है, तो क्या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सर अगर अपर एंड लोअर दोनों में 0 होगा और डायगोनल में नॉन 0 होगा तो ये किस कैटेगरी में इंक्लूड होगा? बेटा उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने के बाद पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार यदि आपको क्लियर हो गया तो सीएलआर मेंशन कर दीजिए। परफेक्ट। चलिए देखिए, अब क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज क्लास कनेक्ट नहीं कर पाए किसी कारणवश। शायद वो ऐप को प्रॉपर समझ नहीं पाए कि कैसे क्लास कनेक्ट करना है। वैसे तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है, लेकिन फिर भी आप नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए। आपको क्या करना होता है, 6:30 मतलब 6:30 पर आप तो आ जाया करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लास चालू होगी होगी, है ना। लेकिन कुछ बच्चे शायद समझ नहीं पाए कैसे क्लास को अटेंड करना है, इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। उनके मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर हम क्लास नहीं कर पा रहे, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ इशू आ रहा है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनके एंड पर कुछ थोड़ा सा फॉल्ट रह गया होगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अभी इसके आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना, ये बहुत और ज्यादा डेप्थ में जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे इसको लाइव समझे, लाइव वो उसको फील ले पाए कि हाँ सर हमारे सामने ही पढ़ा रहे एकदम। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सोते सोते आराम से देख रहे हैं। आज आपने पढ़ा, कोई एक भी ऐसा पॉइंट आपको ऐसा लगा कि हाँ सर यार ये मुश्किल था, या ऐसा था वैसा था, समझ पा रहे हो? एक एक बात को समझ पा रहे हो? हर एक चीज को मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर वे में आपने समझा होगा। बताएं, कमेंट करके बताएंगे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आया आपको? सर मैथ्स मेरा कमजोर है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आज जो बताया वो बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है ना तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि यार देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं ऐसा मानता ही नहीं कि आपको कुछ आता है। मैं यही मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता है। एकदम जीरो से मैट्रिक्स क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, बिल्कुल जीरो से बताया जाता है। और यही कारण है कि इतनी जल्दी हम प्रिपरेशन चालू करते हैं, ताकि समय की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। तो आपको उस चीज के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि जितना सर बता रहे हैं ना उतना मैं बेहतर तरीके से करूंगा, और जैसा सर बता रहे हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि इजी प्रेप की जल्दी ही आपके पास में BCCLE और लेटरल एग्जाम के लिए एक बहुत प्यारी बुक भी आने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आपको किसी तरह की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही वो जल्दी ही आएगी, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आ जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम पर भी कुछ बच्चे एक किताब लेकर आए थे जिसमें मैंने बताया था कि मतलब उसमें 50 to 60% एरर्स मैंने उनको दिखाई थी। कि देखिए टाइपिंग एरर है, मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एरर तो दूसरी बात है, टाइपिंग एरर मिल जाएगी। इसलिए आप, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको वेस्ट करना है, तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों में मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, आप उस बुक को परचेज करके देखना और उसके बाद में वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपको वही बुक लेनी है, वरना मुझे पता है आप दूसरी लेकर भी आएंगे, फिर भी इसको खरीदना पड़ेगा आपको। आपको वो लाने के बाद समझ में आएगा। और कोई वीडियो, कोई किताब, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स देखो, सब कुछ सर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे की जो चर्चा है, अगेन मैं बता रहा हूं हमारी क्लास का टाइमिंग 6:30 से 8 बजे तक रहेगा। लेकिन शुरुआत में एक दो दिन कुछ बच्चों को कनेक्ट करने में इशू आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा भागेंगे नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे।
2-3 दिन में हम फ्लो में आ जाएंगे सभी लोग, उसके बाद में पूरा 90 मिनट्स हम लोग पढ़ाई करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो सेशन है डेफिनेटली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, मेरा नंबर भी आप सब लोगों के पास में। बस आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें कॉल नहीं, आप उसको एज अ व्हाट्सअप यूज करें। मतलब आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर क्लासेस में रहता हूं जिसकी वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तीनों क्लासेस चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बिगिनिंग हुई है तो अभी हम सारी क्लासेस नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब बिगिनिंग करते हैं उस समय बच्चा इतनी सारी क्लासेस एक साथ नहीं देख पाता। क्लियर है? उस चीज के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहे। मनीष, आप शायद मुझे भी नहीं जानते होंगे, आप शायद मुझे भी नहीं जानते होंगे, तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि सर वो कौन, इंग्लिश कौन से सर पढ़ाएंगे सर, ये बता दो हमें। तो उस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जो पढ़ाएगा आपको बेस्ट पढ़ाएगा। और हम सिर्फ बोलते नहीं है, हमने अपने रिजल्ट्स में करके दिखाया है, और इस साल उससे भी जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएंगे। अच्छा, जानते हो? ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं डेफिनेटली आप लोगों ने लेक्चर आज का एंजॉय किया होगा। कल फिर डबल एनर्जी के साथ हम लोग आएंगे। इसका पीडीएफ आपको लेक्चर शीट उसमें जो आपका कोर्स मॉड्यूल है उसमें आपको दिख जाएगा थोड़ी देर के बाद में, तो वहां से आप इस पीडीएफ को सिर्फ एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, चीज ध्यान रखना। तो उसी में देखकर आप उसको आराम से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है? अच्छा, निम्बस पर मेरा वीडियो, निम्बस, अरे निम्बस पे वीडियो अपलोड होगा ना यार, अभी भी मेरी क्लासेस चलती है, ऐसा थोड़ी क्लासेस नहीं चलती। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे 6:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।